काजू नंबर 8 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फाइनली किकुरु काफका की मदद करने के लिए आ जाती है और वो सब काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। इसके बाद हमें नारुमी और काइजू नंबर 9 का बैटल दिखाया जाता है। उसमें नारुमी एक तरफा डोमिनेट करता है उस बैटल के अंदर, और जब आप खुद जाकर उस एपिसोड को देखेंगे तो आपको अच्छे से पता लगेगा। फिर हमें काफका और किकुरु का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफका काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है। उसे लगता है उसने अपने सारे टीममेट्स को मार दिया है और उसे कुछ ऐसा फ्लैशबैक आ रहा है। तभी उसे पता चलता है कि ये सब उसके मन की सोच और डर था बस। और इसके बाद किकुरु भी उसे समझाने लगती है कि तुम्हें हमें इतना ज्यादा कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसका मतलब अगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल होगे तो हम तुम्हें इतनी आसानी से हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद काफका को ये रियलाइज होता है कि उसका डर ही उसका दुश्मन है और उसे भी अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। इसके बाद फाइनली अगेन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है और फाइनली इतने टाइम के बाद फाइनली वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होते हुए नजर में आता है। इसका मतलब फाइनली एपिसोड नंबर 4 में जाकर वो ट्रांसफॉर्म हो गया। ये सीन काइजू फैंस के लिए टॉप लेवल का था। और इसके बाद काइजू नंबर 9 से बैटल करता है और एक तरफा डोमिनेट करता है, लिटरली एक तरफा डोमिनेट करता है और काइजू नंबर 8 का सफाया कर देता है। और अब आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि कैप्टन नारुमी ने काइजू नंबर 9 के बीटा वर्जन का सफाया कर दिया था और ऑफिशियल रूप में सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। लेकिन चीफ यहाँ पर कहते हैं कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले ही किकुरु कहती है अभी बहुत सारे योजू बचे हैं, पहले हमें उन्हें खत्म करना चाहिए। तभी डायरेक्टर कहते हैं कि अब किकुरु काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है हमारी उम्मीद से, और नारुमी के साथ ये नेक्स्ट जनरेशन काफी ज्यादा हैरान कर रही है और बहुत इम्प्रेसिव भी। तभी इसाओ भी बोलता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी डायरेक्टर को कुछ गड़बड़ फील होती है कि एक ही समय पे दो होंजू काइजू मौजूद हुए थे। एक तरफ से ये काइजू नंबर 9 की बात हो रही है और आप जानते हैं कि काइजू नंबर 9 कितना पावरफुल था, लेकिन उसके हिसाब से उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को नहीं मिला। ये पॉसिबल है क्या? दुनिया की अब तक की सबसे पावरफुल डिवीजन बन चुकी है, इसलिए इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं हुई। इसका मतलब वो किसी भी काइजू को आसानी से हरा सकते हैं। और इसके बाद काइजू नंबर 8 अपने काफका वाले फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद किकुरु और काफका सेलिब्रेट करने लगते हैं। वो दोनों इतना खुश थे क्योंकि उनका फर्स्ट मिशन बहुत अच्छा गया था। फिर इसके बाद चीफ उनकी तारीफ करते हैं। ये सुनकर किकुरु काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि पहली बार उसके डैड ने उसकी तारीफ की थी। इसके बाद वो सीधे काफका की तरफ देखती है तो काफका तो अलग ही लेवल पर खुश था क्योंकि काफका को तारीफ मिले और वो खुश ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिर हम देखते हैं कि तभी किकुरु वहाँ रोने ही वाली थी पर वो अपने आप को हैंडल कर लेती है। इसके बाद इसाओ उन्हें कहता है कि वहाँ हर चीज को हैंडल करो ताकि आम आदमी वहाँ आ सके, लेकिन नारुमी को कुछ अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं नारुमी काइजू नंबर 9 की बात को याद कर कंफ्यूज था कि वो कहना क्या चाहता था। तभी हम देखते हैं कि काइजू का अलार्म बजता है। डायरेक्टर सबसे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो सब बताते हैं कि एक और पावरफुल काइजू की रीडिंग्स आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं काइजू नंबर 9 कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मार पाया काइजू नंबर 1, पर मेरे बहुत सारे गोल हैं जो मुझे पूरे करने हैं और मुझे दुनिया की सबसे पावरफुल काइजू की पावर हासिल करनी है। तभी काफका नारुमी को बताता है कि ये उसकी असली बॉडी नहीं है, इसका मतलब जिसे वो हराए वो असली काइजू नंबर 9 नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं चीफ के पीछे से आवाज आती है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया काइजू नंबर 2 के कैपेटेबल बॉडी। और इससे हमें पता लगता है कि उसका असली टारगेट चीफ इसाओ था। इसके बाद हम देखते हैं उन्हें पता चल जाता है कि काइजू नंबर 9 का असली टारगेट इसाओ था। तभी काफका नारुमी इसाओ को बचाने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी तरफ किकुरु भी अपने डैड को बचाने के लिए वहां से भागने लगती है। इसके बाद हम ऑपरेशन रूम में देखते हैं कि सभी काइजू नंबर 9 को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। चीफ इसाओ उन्हें जल्दी से वो रूम खाली करने के लिए कहता है। सभी मेंबर्स वहां से जल्दी से भागने लगते हैं। इसके बाद काइजू नंबर 9 उन सभी मेंबर्स पर अटैक कर देता है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वहां का एरिया पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी देखते हैं इसाओ अपने सूट बॉक्स से उस अटैक को रोक लेते हैं। इसके बाद इसाओ सभी डायरेक्टर से कहता है तुम सब पहले मेंबर्स को बचाओ और मैं अकेले ही काइजू नंबर 9 से बैटल करूंगा। वाइस डायरेक्टर इस बात पर एग्री नहीं करता और वो भी इस बैटल को ज्वाइन करना चाहता है। भी डायरेक्टर बोलता है कि हम लोग एक तरीके से उसके रास्ते में आएंगे और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए इस समय, क्योंकि हमें पहले अपने मेंबर्स को बचाना होगा, नहीं तो हमें ये नहीं पता कि काइजू नंबर 9 कब और कैसे उन पे अटैक कर दे। वाइस डायरेक्टर इस बात पर भी एग्री नहीं था पर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसाओ काइजू नंबर 2 का सूट पहन लेते हैं। तभी हम देखते हैं काइजू नंबर
9 बहुत बड़ा हो जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता काइजू नंबर 9 मतलब बीटा और गामा इतनी आसानी से हार जाएंगे। इसके बाद इसाओ को वो बात याद आने लगती है जो उसने काफका और नारुमी से कहा था कि उन्हें सबसे ताकतवर डिफेंस यूनिट बनाना था जो किसी भी काइजू डिजास्टर को आसानी से हैंडल कर सकते। इसके बाद देखते हैं इसाओ और काइजू नंबर 9 की बैटल स्टार्ट हो जाती है। तभी डायरेक्टर कहते हैं हमें जल्दी सबको बचाना होगा, नहीं तो हम लोग इस लड़ाई में फंस जाएंगे। तभी उसे याद आता है कि थर्ड यूनिट ने उन्हें रिपोर्ट में बताया था कि काइजू नंबर 9 की रीडिंग मतलब पावर रीडिंग 8.5 की थी और कहता है इस समय इसाओ उसे आसानी से हैंडल कर लेगा। तभी देखते हैं काइजू नंबर 9 ने इसाओ को एक ही पंच में ढेर कर दिया। ये देख सभी डायरेक्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस पंच को रोकने में इसाओ का दूसरा हाथ टूट जाता है। इसके बाद काइजू नंबर 9 ये सोचने लगता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और हितामी को भी चीफ की ज्यादा चिंता होने लगी थी क्योंकि चीफ का बायां हाथ टूट गया था और वो पहले जितने पावरफुल भी नहीं रहे। और इसके अलावा काइजू नंबर 9 पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। फिर हम लोग देखते हैं काइजू नंबर 9 अगेन अटैक करने जाता है पर वो तभी वहाँ करंट जैसा झटका महसूस होता है और वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि काइजू नंबर 9 का एक हाथ ही टूट जाता है जिससे कि वो चीफ पर अटैक करने जा रहा था। हम देखते हैं कि ये अटैक इसाओ ने अपने दाएं हाथ से किया था। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसाओ अपनी बीवी और बेटी को याद कर रहा था। फिर हम देखते हैं इसाओ बैटल करने के लिए फिर रेडी हो जाता है। तभी हम देखते हैं नारुमी भी तेजी से इसाओ के पास पहुंच रहा था और फिर हम देखते हैं काइजू नंबर 9 अपना हाथ हील कर लेता है। तभी एक आदमी कहता है सभी लोग यहाँ से चले गए हैं तो इसाओ उसे कहता है तुम भी यहाँ से चले जाओ। बदले में वो कहता है कि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ के नहीं जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि इसाओ अपनी पूरी पावर को अनलिस्ट कर देता है और वो आदमी उसे देखकर उसे पता लग जाता है कि ये पावर काइजू नंबर 2 की है और ये जानता था कि इसाओ इसका जितनी बार इस्तेमाल करेंगे उनकी लाइफ फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी बट वो इससे काफी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इसके बाद फिर से काइजू नंबर 9 और इसाओ काफी पावरफुल पंच करते हैं और वो आदमी समझ जाता है कि ये पावर काइजू नंबर 2 की है और हम देखते हैं कि उस अटैक से इसाओ का दूसरा हाथ भी टूट रहा था और काइजू नंबर 9 ये सब देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो किसी भी हालत में काइजू नंबर 2 की पावर को हासिल करके ही रहेगा। तभी हम लोग देखते हैं कि इसाओ एक जोरदार पंच काइजू नंबर 9 के पेट में मारता है। उसके बाद जोरदार पंच उसके फेस पर मारता है। इसके बाद काइजू नंबर 9 कहता है बहुत अच्छा, मुझे और देखना है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को लगातार पंच करते हैं। फिर हम देखते हैं इसाओ हर पंच मारने के बाद कमजोर होते जा रहे थे। फिर इसाओ उस पल को याद करने लगते हैं जब वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर फाइट करते थे। तभी हम देखते हैं काइजू नंबर 9 एक पंच सीधे इसाओ के चेस्ट पर मारता है और उसके बाद लगातार पंच मारते ही जा रहा था। अभी उस बंदे को ये नहीं समझ में आता है कि वो कैसे उसकी मदद करेगा क्योंकि बैकअप टीम उनसे बहुत ज्यादा दूर थी। तभी इसाओ कहता है कि हम काइजू नंबर 9 को हराने वाले हैं। फिर ये बात सुनकर कुरुसु सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अगर इसाओ एक और बार डिफेंस में जाने की कोशिश करेंगे तो उनका पत्ता कट हो सकता है। तभी इसाओ कुरुसु से उसकी सर्किट और सूट की पावर को काफी ज्यादा मैक्सिमम लेवल पे करने को कहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चीफ का हाथ जो धीरे धीरे ठीक हो रहा था काइजू नंबर 2 के मसल्स के कारण चीफ के हाथ को भी ठीक कर रहा था बट वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अब उनकी उम्र हो चुकी थी। क्रूसु ऐसा करने से मना कर रहा था लेकिन चीफ कहता है मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके बाद वो इसाओ अपने मन में कहता है हमारे पास पहले से ही एक कमाल की डिफेंस फोर्स है जो आने वाले समय के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं इसाओ कहता है मैं इस लड़ाई में अपना पूरा दम लगा दूंगा और काइजू नंबर 9 को हराने में मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकता हूँ। फिर वो अपनी वाइफ को इमेजिन करता है और कहता है कि जैसे तुमने लगाई थी। इसके बाद हम देखते हैं काइजू नंबर 9 एक पावरफुल पंच इसाओ को मारता है और ये देख कुरुसु काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद इसाओ उस पल को याद करने लगता है कि बेटी ने बोला कि वो भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगी और हिरारी को इस बात पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था। इसाओ बिल्कुल एटीट्यूड में बोलता है कि ये हमारे घर की बेटी है तो इसका ये बोलना तो आम बात है। हिकारी कहती है कि अगर उसका यही मन है तो वो अपने दिल पर पत्थर रख के उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी और अपनी पावर्स भी उसे देगी। और वो इसाओ से किकुरु का ध्यान रखने के लिए कहती है और उसको प्यार भी करने के लिए कहती है। ये बात सोचकर उसे गुस्सा आने लगता है कि उसने अपने पापा होने का फर्ज सही से नहीं निभाया। अब इसाओ की बॉडी से कुछ गलत वाली एनर्जी निकल रही थी जो बहुत ज्यादा खतरनाक वाली थी और सोच रहा था कि फ्यूचर्स की प्रॉब्लम को वो अभी खत्म कर दे। उसकी इतनी पावर देख के लिटरली काइजू नंबर 9 भी डर जाता है और इसके बाद इसाओ कहता है कि मैं तुम्हें अभी खत्म करने जा रहा हूँ ताकि तुम मेरी बेटी को आगे चल के तंग नहीं
नहीं कर पाओगे। तभी क्रूसो कहता है ये तो सीधा एनर्जी अटैक है। डायरेक्टर को पता चल गया था कि ये एनर्जी इसाओ की बॉडी से आ रही है और उसने अपनी बॉडी की लिमिट्स को क्रॉस कर दी है। अब डायरेक्टर को उसकी चिंता हो रही थी कि इस अटैक से काइजू नंबर 9 को लगता है कि उसका पत्ता कट होने वाला है, इसलिए वो अपने शरीर को उस अटैक से डिफेंड करने के लिए अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इसाओ कहता है कि बुरा हुआ। इसके बाद हम देखते हैं इस अटैक से पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है। फिर हम लोग देखते हैं काफका और नारुमी ये देख हैरान हो जाते हैं। बाद कुरुसु देखता है कि चीफ कहाँ है, तो हम देखते हैं चीफ और काइजू नंबर 9 दोनों ही अभी अपने पैरों पे खड़े थे। तभी हम लोग देखते हैं कि काइजू नंबर 9 लगभग खत्म हो चुका था। इसके बाद कुरुसु कहता है कि हमने आखिरकार काइजू नंबर 9 को हरा ही दिया। बट तभी काइजू नंबर 9 कहता है कि यही तुम ह्यूमंस की लिमिट है, तुमने अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल कर लिया है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि अब तुम मेरा कोर भी खत्म कर पाओगे। अगर चीफ के पास काइजू बॉडी होती तो वो आसानी से काइजू नंबर 9 को खत्म कर देते। देखा जाए भाई लिटरली तो कोई इसाओ कमाल का है, बूढ़ा होने के बाद भी काइजू नंबर 9 को इतनी गंदी तरीके से मारना। इसके बाद वो बोलने लगता है कि आपको थोड़ा और पुश करना होगा। हमें चीफ की हालत बता रही थी कि वो अपने आप को पुश नहीं कर सकते, लेकिन चीफ कोशिश कर रहे थे अपने आप को मूव करने की, पर वो नहीं कर पा रहे थे। लिटरली वहाँ काइजू नंबर 9 चीफ को खाने लगता है, मतलब एब्जॉर्ब करने लगता है। अब काइजू नंबर 2 काइजू नंबर 9 के लिए काम करेगा। उसके बाद हमें लिटरली धूल दिखाया जाता है, मतलब वहाँ की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई देती है। फाइनली काइजू नंबर 8 और नारुमी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। चीफ को काइजू नंबर 8 की बॉडी पर खड़े देखते हैं। फिर चीफ और नारुमी को दिखाया जाता है, जिसमें चीफ नारुमी से कहता है कि मैं जब एक ताकतवर डिफेंस यूनिट बना लूंगा तब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा और लड़ाई नहीं करूंगा। नारुमी ही वो है जो नया चीफ बनेगा। तभी हम देखते हैं नारुमी और काफका दोनों चीफ की तरफ जाने लगते हैं। चीफ बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी है। तभी काफका को एक बैड फीलिंग का एहसास होता है और वो तभी जोर से चिल्लाता है, कैप्टन नारुमी वो चीफ नहीं है। तभी हम देखते हैं उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं काइजू नंबर 9 ने चीफ की बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर लिया है। नारुमी ये देखकर हैरान हो जाता है, इस चीफ को कांटेक्ट करने लगता है और कहता है कि आप कहाँ पर हो। इसके बाद काइजू नंबर 9 को नारुमी की आवाज न उसके कानों में सुनाई देती है ईयरबड्स के थ्रू। इसके बाद वो डिवाइस को निकाल कर फेंक देता है। अगर तुम उस बूढ़े आदमी की बात कर रहे हो तो उसे मैंने काफी देर पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया है और साथ में मैंने अपने आप को फ्यूज कर लिया है। बात को सुनते ही नारुमी और काफका दोनों ही गुस्से में आ जाते हैं। नारुमी वहाँ बोलने ही वाला था कि तेरी बात पर कौन विश्वास करेगा, बातें पूरा भी नहीं करता और किकुरु वहाँ आ जाती है और कहती है आखिर तेरे जैसे पर कौन विश्वास करेगा। ये देख काफका हैरान हो जाता है। काइजू नंबर 9 चीफ का फेस दिखाने लगता है और कहता है कि क्या तुम इसी बूढ़े आदमी की बेटी हो, और ये देखकर किकुरु का मन पूरी तरीके से टूट जाता है। तभी काफका उसे उसका फेस घुमाने के लिए कहता है, उसकी तरफ देखने के लिए कहता है। तभी नारुमी काइजू नंबर 9 पर काफी पावरफुल अटैक करता है। नंबर 9 समझ भी जाता है कि ये अटैक उसने बीटा पर किया था। वो लगातार काइजू नंबर 9 पर पावरफुल अटैक करता है और उसे वो समय याद आता है जब इसाओ उसे कहता है कि तेरे जाने के बाद तुम्हें ही पूरा का पूरा नेशन संभालना है। इसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में बोलने लगता है, मैं यहाँ से तुम्हें जिंदा जाने नहीं दूंगा। इसके बाद काइजू नंबर 9 का वहाँ लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 के बड़े पंख बाहर निकल आते हैं। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है। इसके बाद नारुमी काइजू नंबर 9 से पूछता है। काइजू नंबर 9 उसे कहता है कि जब हम किसी को एब्जॉर्ब करते हैं तो कुछ समय तक अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके बाद नारुमी कहता है कि इससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो काइजू नंबर 9 पर बहुत गंदा वाला अटैक करता है, मतलब बहुत पावरफुल अटैक करता है। जब नारुमी फिर से अटैक कर रहा था और वो हवा में था तो काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 2 की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो नारुमी पर अपने मुंह से बहुत गंदा वाला ब्लास्ट करने जा रहा था। ये देख नारुमी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ काफका आ जाता है, पंच को रेडी करता है और कहता है कि मुझे चीफ को वापस कर दो। तभी काफका काइजू नंबर 9 को बहुत गंदा वाला पंच मारता है और पंच इतना पावरफुल होता है कि काइजू नंबर 9 जो ब्लास्ट करता है वो वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद काइजू नंबर 9 कहने लगा कि लास्ट टाइम पे बच गया, अब तुझे बच के जाने नहीं दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइजू नंबर 9 ने भी आसानी से काइजू नंबर 8 के पंच को रोक लिया था। कुरु को देखते हैं जो सोच रही थी कि जिसने मेरे डैड को मारा उसका कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि कैप्टन नारुमी और दोनों मिलकर भी इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और बहुत गंदे वाला पीट रहे हैं। तभी हम देखते हैं काइजू नंबर 9 और काइजू नंबर 8 एक दूसरे को बहुत पावरफुल पंच मारते हैं। इससे काइजू के राइट हैंड में से ब्लड आने लगता है और काइजू नंबर 8 अपने आप को पहले ही पीछे कर लेता है। नंबर 9 अपनी बढ़ाई मारने लगता है कि उसका हाथ टूट के गिर रहा है और वो काफका को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। वो भूल गया कि वो कौन है।
और इसके बाद नारुमी भी बोलता है कि काइजू नंबर 9 को किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा नहीं जाने देंगे। हम देखते हैं नारुमी अपने वेपन से काइजू नंबर 9 पर बहुत गंदा वाला अटैक करता है, जिससे काइजू नंबर 9 का राइट हैंड गायब हो जाता है। इसका मौका उठाकर हम देखते हैं कि काफका काइजू नंबर 9 पर एक पावरफुल पंच मारता है, जिससे काइजू नंबर 9 की हड्डियां बाहर निकल जाती हैं। और तभी काफका किकुरु के फेस को याद करने लगता है। उसने उसकी तारीफ की थी और वो इतनी खुश थी, और इतना सब कुछ बिगाड़ने के बाद मैं तुझे यहाँ से जिंदा जाने नहीं दूंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना फेस किकुरु को नहीं दिखा पाऊंगा। तभी काफका काइजू नंबर 9 को जोरदार पंच मारता है। उसके बाद काइजू नंबर 9 को रियलाइज होता है कि अभी उसकी बॉडी ने चीफ की बॉडी को न्यूट्रलाइज नहीं किया है, और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम काइजू नंबर 8 को दे रहा था। फिर हमें काइजू नंबर 9 की हालत दिखाई जाती है, जिससे पता चलता है कि काफका और नारुमी दोनों मिलकर उसकी बैंड बजा रहे थे। इसके बाद काफका और नारुमी दोनों मिलके काइजू नंबर 9 पर अटैक करने जाते हैं। काइजू नंबर 9 इस बात को नोटिस कर लेता है, और वो फिर काइजू नंबर 2 की पावर को इस्तेमाल करने लगता है और ब्लास्ट को एक्टिवेट करने लगता है। इस ब्लास्ट से आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। किकुरु को नारुमी और काफका की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। इसके बाद हमें काइजू नंबर 9 की हालत दिखाया जाता है, मतलब लिटरली सिर्फ उसकी आधी बॉडी ही बची थी और वो अपने फाइनल लिमिट्स को क्रॉस कर चुका था। ये डर होने लगा कि अगर वो इसी तरह लड़ते रहा काफी गंदे वाले तरीके से हार जाएगा, और जो उसे चाहिए वो उसे नहीं मिल पाएगा। तभी वो देखता है नारुमी और काफका उसके अटैक से बहुत आसानी से बच जाते हैं, और कहता है कि मुझे इस अटैक का इस्तेमाल करना ही था। नारुमी उसके प्लान को नहीं समझ पा रहा था। तभी वो अपने शरीर को 2 हिस्सों में करता है, एक कुरुसु की तरफ और दूसरा किकुरु की तरफ करने के लिए करता है, मतलब ब्लास्ट करने के लिए। काइजू नंबर 9 भी अपने लिमिट्स तक पहुंच जाता है। तभी हमें चीफ का चेहरा दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये इंसान भी बहुत क्रिटिकल चीज है, जब उसे मारना हो तो वो मारने नहीं देते। तभी हम देखते हैं कि काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 को गुड बाय बोलकर वहां से उड़ जाता है। नारुमी और काफका ने कुरुसु और किकुरु को दोनों को बचा लेते हैं, पर काफका देखता है कि काइजू नंबर 9 वहां से भाग जाता है, और काफका काइजू नंबर 9 को याद करने लगता है कि उसने आखिर कैसे चीफ की बॉडी छीन ली, और ये सब बातें बोल रहा था कि अब काइजूस का युद्ध होगा। ये बोलने के बाद काफका जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हर जगह यही न्यूज दिखाया जा रहा था कि जनरल इसाओ अब नहीं रहे, और पूरी डिफेंस फोर्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रही थी। और हमें हर डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ देखने को मिलते हैं, और पूरे देश में हमें श्रद्धांजलि की गोलियों की आवाज आ रही थी। फिर हमें किकुरु को दिखाया जाता है, जो अकेले ही बैठकर रो रही थी। इसके बाद हम काफका को देखते हैं, जो किकुरु की काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था। तभी वहां नारुमी आता है और कहता है कि तुम अपने डैड की मौत को ज्वाइन नहीं करोगी। तभी किकुरु कहती है कि किसी भी काम की नहीं हूँ, अगर मैं स्ट्रांग होती तो मेरे डैड आज जिंदा होते। हम देखते हैं कि नारुमी किकुरु से कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। किकुरु खड़ी होती है, नारुमी उसे देखता है तो वो रो रही थी, और उसका रोना ऑब्वियस सी बात है, और कहती है कि मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग बनना है, कि अगर काइजू नंबर 9 ने मेरे डैड की बॉडी ली है न कहीं वो बॉडी उसके अंदर कहीं होगी, और जब तक मैं अपने डैड की बॉडी वापस न ले लूं मैं अपने डैड की मौत को ज्वाइन नहीं करूंगी। तभी नारुमी कहता है, मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे इसाओ ने सिखाया था, और अगली बार तुम मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग होगी। काफका बाहर उनकी सब बातें सुन रहा था और अपना हाथ देखता है तो वो अभी काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। बाद वो कहता है कि अगली बार वो काइजू नंबर 9 का पत्ता साफ कर देगा। फिर वो वहां से जाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म। और गाइज आप लोग कमेंट में बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और इसका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक देना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे 60 के सब्सक्राइबर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो। तो ओके बाय।